हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए मित्रों, जिसमें कि आपको मैं बताने वाला हूं हिंदी साहित्य का सिलेबस, जो कि हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है 2024 के लिए मित्रों। हिंदी साहित्य में आप जो पढ़ते हैं इनटाइटल्ड पेपर, जो आपका प्रश्न पत्र होता है, उसका नेम होता है मित्रों हिंदी अनुवाद। यानी हिंदी अनुवाद को आप पढ़ना होता है बीए फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि हिंदी साहित्य सब्जेक्ट लिए होते हैं मित्रों। आपको बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले जो आपसे संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं, प्रत्येक यूनिट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यूनिट वाइज आप पूरे ही वीडियो को देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन, किस तरह से क्या पढ़ना है, आपको पूरी ही तरह से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो देखेंगे मित्रों, यहाँ पर ये जो आपका पाठ्यक्रम होता है, ये पाठ्यक्रम आपको पूरी ही तरह से नॉलेज देगा, पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करेगा कि क्या हमको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो देखेंगे इसमें ये पाठ्यक्रम जो आपका निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, यानी 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, उसी के अनुसार ये पाठ्यक्रम आपको दिया जा रहा है बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के लिए। हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के लिए मित्रों, हिंदी लिटरेचर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है, जिसमें कि प्रश्न पत्र जो आपका होगा उसको हिंदी अनुवाद के रूप में जानेंगे। यानी हिंदी अनुवाद के रूप में ये आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसको कि आपको पेपर के रूप में आपको एग्जाम में दिया जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। इस फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है अनुवाद की अवधारणा। अनुवाद की अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन होगा मित्रों इसमें। तो अनुवाद की परिभाषा आपको बताना है, इसका स्वरूप बताना है, अनुवाद का महत्व क्या होता है, इसके महत्व के विषय में, अनुवाद के अन्य रूप जो होते हैं उसके बारे में, लिप्यंतरण के विषय में, मशीनी अनुवाद आदि के विषय में बताया जाएगा। इसमें अनुवाद के गुण से संबंधित तथ्यों को बताया जाएगा मित्रों। दायित्व और अपेक्षाएं क्या होती हैं अनुवाद से, ये बताया जाएगा। अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं क्या क्या हैं, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होंगे यूनिट 1 के अंतर्गत। तो आप समझते चलेंगे मित्रों। तो अनुवाद की अवधारणा को थोड़ा समझ लेंगे। अवधारणा का मतलब होता है, अनुवाद जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल का विशेष शब्द रहा है मित्रों। इस शब्द का प्रयोग गुरु के वचनों को शिष्यों द्वारा दोहराए जाने के लिए होता था। जाहिर है कि प्राचीन काल में ज्ञान मौखिक तौर पर गुरु से सुनकर और फिर उसे बार बार दोहरा कर याद किया जाता था। यानी प्राचीन काल में ये परंपराएं थीं कि गुरु जो भी शिक्षा देता था उसी को जो शिष्य होते थे वो बार बार दोहरा करके उसको याद करते थे। लिखने की बात वहाँ पे नहीं होती थी, केवल उसको याद कराया जाता था मित्रों। ज्ञान अर्जित करने की यही विधि प्रचलित थी। इसलिए पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अनुवादे चरणानाम कहा है। यानी अनुवादे चरणानाम ये किसने कहा? पाणिनि ने कहा, जो कि संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुए मित्रों, जिसका अर्थ होता है पहले कही गई किसी बात को फिर से कहना, इसी को अनुवाद कहते हैं, पुनः उच्चारण करना। तो ये सारी चीजें हम अवधारणा के रूप में जानेंगे। महान विद्वान और दार्शनिक राजा भर्तृहरि ने भी अपने ग्रंथ वाक्यदीप में अनुवाद शब्द का प्रयोग कथन की आवृत्ति में अर्थ में ही किया है। आवृत्ति अनुवादो हुआ, उन्होंने बताया कि आवृत्ति ही अनुवादो हुआ। जयमितीय न्यायमाला की प्रसिद्ध उक्ति में ज्ञातस्य कथनानुवादम, यानी ज्ञातस्य कथनम अनुवादम कहा गया, का अभिप्राय भी यही है कि अनुवाद ज्ञात का पुनर्कथन है। अब समझते चलेंगे अनुवाद क्या होता है। तो अनुवाद शब्द अनु और धन बद से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अनु, धन, बद, ये जो है शब्द जो होते हैं, तो अनु और बद को जोड़ करके इसमें हम जो है घय, यानी घय पर जोड़ते हैं, से व्युत्पन्न संस्कृत शब्द है, जिसको कोई अनुवाद के रूप में जाना जाता है। यह मूलतः संस्कृत के वद धातु से विकसित शब्द है, जिसको हम अनुवाद कहते हैं। संस्कृत में वद धातु में घय प्रत्यय लगाने से वाद
शब्द बनता है। संस्कृत का घय प्रत्यय का जब किसी धातु अथवा मूल शब्द से जुड़ना होता है तो वह आ की मात्रा यानी कि जिसको वाद के रूप में जानते हैं, यानी वा में आ दीर्घ हो जाता है के रूप में शब्द के पहले अक्षर के साथ युक्त हो जाता है। इसी के फलस्वरूप वद धन घय धन वाद ये बन जाता है। आगे वाद शब्द में अनु उपसर्ग जुड़ने से अनु धनवाद यानी अनुवाद शब्द की निष्पत्ति होती है। तो इसको हमें पूरी तरह से समझना है। परिभाषा के विषय में आप थोड़ा समझ लें मित्रों। इसकी जो परिभाषा है, अनुवाद की प्रक्रिया तो जटिल है ही, इसकी उसको परिभाषित करना उतना ही कठिन है मित्रों। अनेक भाषाविदों विद्वानों तथा अनुवादकों ने इसे परिभाषित करने की चेष्टा की है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं जो आप देखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के जी ने जो इस बात को कहा है, अनुवाद के विषय में जो परिभाषा लिखी है उसको आप समझ लें। भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन। ये किसने कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा। अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम कथनता और कथ्यतः समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकन है। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से अनुवाद जो होता है वो निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकन है मित्रों बताया। डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने भी इसके विषय में कहा है कि एक भाषा अर्थात जो स्रोत भाषा होती है कि पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी जो लक्ष्य भाषा होती है में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद कहा जाता है। तो ये सारी परिभाषाएं आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है मित्रों, जिससे कि आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको देखेंगे आप यहाँ पर जो दूसरी यूनिट आपको पढ़ना है मित्रों। दूसरी यूनिट में आप पढ़ेंगे अनुवाद के क्षेत्र। तो अनुवाद के क्षेत्र क्या होते हैं इसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसमें सेकंड यूनिट में अनुवाद के क्षेत्र के विषय में, इसकी प्रक्रिया, प्रकार, सीमाएं, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होंगे यूनिट सेकंड के अंतर्गत। तो इसकी जो अनुवाद की जो प्रक्रिया, प्रकार और सीमाएं हैं इसको थोड़ा हम समझेंगे। तो अनुवाद का जो क्षेत्र होता है मित्रों, आप समझ सकते हैं कि अनुवाद का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह क्रमशः विस्तृत होता जा रहा है। इसकी शुरुआत धर्म ग्रंथों के लोक भाषा में प्रस्तुत करने में अनुवाद का प्रयोग हुआ था मित्रों। विश्व की सभी भाषाओं में यही स्थिति थी। तो ये आप अनुवाद के क्षेत्र के विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से समझेंगे। फिर उसके बाद इसके पश्चात जो है आप देखेंगे अनुवाद का जो और क्षेत्र बताया गया है। अनुवाद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसको निम्नलिखित आधार पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मित्रों अनुवाद की प्रक्रिया जो बताई गई है, प्रक्रिया के विषय में। फिर इसके पश्चात अनुवाद के जो प्रकार बताए गए हैं, प्रकार के विषय में हमको जानकारी मिलेगी इस यूनिट सेकंड के अंतर्गत। तो अनुवाद के क्षेत्र, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद के प्रकार, तो इसमें आप संक्षेप में समझते जाएंगे। अनुवाद के जो प्रकार होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार से माने गए हैं मित्रों। इसमें स्रोत भाषा होती है, एक जो है होती है स्रोत भाषा जिसको कि सुन करके प्रयोग किया जाए, और दूसरी होती है लक्ष्य भाषा, इसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो दो तरीके से। फिर इसमें जो है जो हमारी मूल पाठ होता है, स्रोत भाषा में मूल पाठ होता है, उस मूल पाठ को हम सुनते हैं, उसके समतुल्यता उसमें होती है। फिर अनुदित पाठ होता है मतलब जिसको दोहराया जाता है। फिर लेखक और पाठक दोनों का संबंध, फिर लेखक और पाठक इसमें भी दोनों तरह का संबंध दिखाया जाएगा। संदेश, फिर समतुल्य, फिर संदेश। तो इसमें जो है अनुवाद, जो अनुवादक होता है, अनुवादक जो अनुवाद करता है, तो इसके पूरी तरह से इसको आरेख में आप समझ जाएंगे जब मैं आपको यूनिट का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो इसमें मूल पाठ के पाठक की भूमिका क्या होती है, मूल पाठ के संदेश को अनुवाद में भाषांतरित करने वाले द्विभाषिक की भूमिका बताई जाएगी। अनुदित पाठ के रचयिता की भूमिका बताई जाएगी। तो इसमें पूरी ही तरह से इसके प्रकार को आप समझ पाएंगे। अब
मुख्य बिंदुओं को मैं बता रहा हूं जो अनुवाद के प्रकार के विषय में है मित्रों, जिसमें कि विषय वस्तु के आधार पर, यानी विषय वस्तु के आधार पर जो अनुवाद होता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरा है प्रक्रिया के आधार पर, तो प्रक्रिया के आधार पर आपको सेकंड पॉइंट में लिखना होगा। तो विषय वस्तु का जो आधार होता है, इसमें साहित्यानुवाद आते हैं, कार्यालयीय अनुवाद आते हैं, विधिक अनुवाद आते हैं तथा आशु अनुवाद का प्रयोग करते हैं, तथा पांचवें पॉइंट में वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का प्रयोग किया जाता है, और छठे पॉइंट में वाणिज्यिक अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। ये विषय वस्तु के आधार पर होते हैं। और दूसरे पॉइंट में आपको प्रक्रिया के आधार पर जो अनुवाद करते हैं, इसमें शब्दानुवाद, भाषा अनुवाद, सारा अनुवाद और यांत्रिक अनुवाद का प्रयोग करते हैं। इसमें 4 पॉइंट के तहत आप अध्ययन करेंगे मित्रों। तो ये पूरे ही तरह से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब इसके पश्चात मैं आपको अगली यूनिट की ओर ले चल रहा हूं मित्रों, जो कि 3rd नंबर यूनिट है। इसमें अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ बताया जाएगा। अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या होता है, तो इसमें संस्कृति, साहित्य और भाषा, अनुवाद और संस्कृति, अनुवाद और समाज, अनुवाद की भाषा, बहुभाषिक समाज में अनुवाद, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होंगे मित्रों, जो कि बहुत ही इजी और इंटरेस्टेड होंगे आपके लिए। इसके पश्चात आप 4 यूनिट में पढ़ेंगे, जो आपकी 4 यूनिट होगी। इसमें आपको अनुवाद के साधन, क्या क्या साधन बनाए गए अनुवाद के करने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए मित्रों, उसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। जिसमें कि अनुवाद में कोश का महत्व क्या होता है। कोश का मतलब आप समझते हैं, सब उसको कहते हैं डिक्शनरी या शब्दकोश जिसको कहते हैं। ये शब्द और कोश 2 होते हैं मित्रों। तो ये पूरी तरह से आपको समझना है इसमें। तो इसको हम समझेंगे। कोशों के प्रकार कितने होते हैं, कोशों के उपयोग जो किए जाते हैं, जो कोश का उपयोग करते हैं, उस संकेत प्रणाली, शब्दकोश के उपयोग, थीसांस रस के उपयोग, और उसके बाद पर्याय कोश के उपयोग। तो कोश के विषय में आपको पढ़ना है, जो अनुवाद के साधन में आपको पूरी तरह से मदद करेंगे मित्रों। इसके पश्चात 4 नंबर यूनिट में ही आपको उच्चारण कोश के उपयोग के विषय में बताया जाएगा, भाषिक कोश के उपयोग के विषय में बताया जाएगा, विषय कोश के उपयोग के विषय में, और परिभाषा कोश के विषय में बताया जाएगा उपयोग के बारे में, विश्व कोश के उपयोग के विषय में बताया जाएगा, तथा साहित्य कोश के उपयोग की बात होगी। इसमें मिथक कोश के उपयोग, मिथक कोश क्या होते हैं, पुराण कोश के उपयोग। तो ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होंगे, जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत होगा मित्रों। इसके पश्चात यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 5 में हम देखेंगे यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली। ये पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है मित्रों, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको। ये पारिभाषिक शब्दावली, जैसा कि पारिभाषिक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, तो पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, पारिभाषिक शब्द के बारे में तात्पर्य तथा लक्षण इसके आपको पढ़ने होंगे। सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों की अनुवाद में भूमिका, जो सामान्य शब्द होते हैं जिसका बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तथा पारिभाषिक शब्दों की अनुवाद में क्या भूमिका है, इसके विषय में इसमें अध्ययन कराया जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके विषय में आपको पढ़ना होगा मित्रों। तो ये सारे बिंदु आपको यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ने होंगे। इसके पश्चात मैं आपको ले चल रहा हूँ यूनिट 6 के बारे में, क्या आपको पढ़ना है। तो यूनिट 6 में देखेंगे अनुवाद का पुनरीक्षण। जैसे जो भी अनुवाद किया जाता है, जो भी ट्रांसलेशन किया जाता है, उसका पुनरीक्षण किया जाता है। पुनरीक्षण का मतलब उसको पूरी तरह से हम दोहराते हैं, देखते हैं, कहीं कोई शब्दों में या ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है व्याकरणिक दृष्टि से, तो उसका पुनरीक्षण करना ये बताया जाएगा। इसमें मूल्यांकन करना अनुवाद का, उसके पश्चात उसकी समीक्षा करना। तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने होंगे, जो कि यूनिट 6 के अंतर्गत होते हैं मित्रों, यानी कि पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा। तो ये 3 बिंदु आपको पढ़ने होंगे, जो कि यूनिट 6 के अंतर्गत यानी यूनिट 6 के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके पश्चात यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, देखेंगे यहाँ पर। यूनिट 7 में जो आपको पढ़ना है, अनुवाद सैद्धांतिकी 1, यानी अनुवाद सैद्धांतिकी 1, इसके विषय में आपको पढ़ना होगा। इसमें हिंदी में से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, प्रशासनिक अनुवाद क्या होता है इसके विषय में, बैंकिंग अनुवाद क्या होते हैं, बैंकिंग शब्दावलियाँ अलग होती है मित्रों, तो बैंकिंग अनुवाद क्या होता है, विधि अनुवाद क्या होता है, जो विधि से संबंधित, कानून से संबंधित जो अनुवाद होते हैं, जो कि अदालतों में प्रयोग किए जाते हैं मित्रों, उसके विषय में। ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद के विषय में बताया जाएगा इसमें, जो कि यूनिट 7 के अंतर्गत आपको अध्ययन करना होगा।
इन पॉइंटों के अंतर्गत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके नॉलेज की वृद्धि के लिए मित्रों, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। प्रत्येक बिंदु पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में तथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में सभी यूनिटों से प्रश्न किए जाएंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं आपको लास्ट यूनिट के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि लास्ट यूनिट आपको पढ़ना है। ये लास्ट यूनिट आपकी है मित्रों, यूनिट नंबर 8। इसमें आपको पढ़ना होगा अनुवाद सैद्धांतिकी 2, यानी अनुवाद सैद्धांतिकी 1 और अनुवाद सैद्धांतिकी 2, यानी यूनिट 7 और 8 में जो है आपको सैद्धांतिकी के ही विषय में पढ़ना होगा, सैद्धांतिकी के बारे में, जिसमें कि 1 और 2 करके पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे। तो आप देखेंगे यूनिट 8 में हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी, ये ट्रांसलेशन हमको पढ़ना होगा। सामाजिक विषयों का अनुवाद, इसके बारे में पढ़ना होगा। सृजनात्मक अनुवाद, ये इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, जो कि यूनिट 8 में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। यूनिट वाइज आपको वीडियो उपलब्ध होगा मित्रों ऑनलाइन बीए क्लासेस से। यदि आप इस चैनल से जुड़े रहे तो पूरे ही सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, और कुछ सिलेबस आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं ऑनलाइन बीए क्लासेस में। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।